गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मेहता पीजी कॉलेज से डॉक्टर पिंकी सैनी बॉटनी से। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो एफिड्रा होता है उसके अंदर किस प्रकार से उसकी रूट और किस प्रकार से उसके स्टेम का डेवलपमेंट होता है। आज अपन बात करेंगे उसके लीफ की कि उसकी लीफ का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और उसमें किस किस टाइप की लीव्स पाई जाती हैं और वो लीफ कहाँ पे अटैच होती हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है एफिड्रा लीफ। एफिड्रा लीफ, एफिड्रा के प्लांट्स में पाई जाने वाली लीफ की आज अपन बात करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो थे इम्पॉर्टेंट वो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। कि पर्टिकुलर मैं एक बार आपको हल्के से डायग्राम से लाइट समझाती हूँ कि किस प्रकार से जो है इनके नोड और इंटरनोड के ऊपर ये लीफ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ये पार्ट हैं इनके नोड पार्ट, ये हैं इनके नोड पार्ट, और ये पार्ट कौन से होते हैं इनके इंटरनोड पार्ट। तो इनका जो नोड पार्ट होता है इस नोड के पास में, इस नोड के पास में इस तरीके से एक स्केली टाइप की ब्राउन लीफ जो होती है वो जुड़ी होती है, और इसी नोड पार्ट के पास में से और इस तरीके से क्या निकली हुई होती हैं, ये लीफ का जो नोड और इंटरनोड वाले और जो ब्रांच होती हैं ये निकली हुई होती हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एफिड्रा के प्लांट में जो लीफ निकली हुई होती है वो किस पार्ट से होती हैं, नोड पार्ट से निकलती हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, जो ये स्केली लीफ निकल रही है ये स्केली लीफ कैसे कलर की हैं, ब्राउन कलर की हैं, यानी कि भूरे रंग की हैं। ये जो भूरे रंग की लीफ होने की वजह से कौन सा काम नहीं करेंगी, प्रकाश संश्लेषण का काम, प्रकाश संश्लेषण का काम जो है वो नहीं करेंगी। केवल किसका काम करेंगे, जब प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं कर रही हैं तो ये जो स्टेम पार्ट है, स्टेम पार्ट, यही पार्ट क्या करता है, फोटो सिंथेसिस का काम करता है। यही स्टेम पार्ट किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का। क्यों? क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वही क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और इनकी जो स्केली लीफ है जो कैसे कलर की है, ब्राउन कलर की है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती हैं। किसका काम करती हैं, सुरक्षा का कार्य करती हैं, सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का। किसका काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम ये करती हैं। अब ये सुरक्षा किसकी करती है, आपको डायग्राम में दिख रही है कि ये ब्राउन कलर की लीफ कहाँ निकली हुई है, नोड पार्ट के ऊपर निकली हुई है। तो ये दो प्रोटेक्शन करती हैं, दो की सुरक्षा करती है। किस किस की, एक तो ये प्रोटेक्शन करती है किसकी, ये जो ब्रांच निकली हुई है, ये जो ब्रांच पार्ट इसका निकला हुआ है इस ब्रांच पार्ट पे प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरा काम, क्योंकि ये ब्रांच यहीं से निकली हुई है तो यहाँ इनकी सुरक्षा का काम करती है, पहला। दूसरा, ये जो नोड पार्ट है यहीं पर क्या बनेंगे, इसके अंदर मेल कोण बनेंगे। क्या बनेंगे, मेल कोण बनेंगे। तो ये जो मेल कोण बनेंगे इनकी सुरक्षा का काम भी कौन करती है, यही ब्राउन कलर की स्केली लीफ करती है। तो स्केली लीफ जो होती है वो एक लीफ के समान कार्य नहीं करती हैं, केवल सुरक्षा का काम करती हैं। इसीलिए लीफ में जो विकसित होने वाले टिश्यू और वेसिकुलर बंडल्स जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उसका डेवलपमेंट बहुत कम हो पाता है। नॉर्मली जो लीफ होती है उनके अंदर क्या होता है कि सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के अंदर की ओर कोर्टेक्स पार्ट होगा, उसके अंदर की ओर उसका
एंडोडर्मिस वाला पार्ट होगा, एंडोडर्मिस के अंदर की ओर वेसिकुलर सिस्टम वाला पार्ट प्रेजेंट होगा और उस वेसिकुलर सिस्टम के अंदर जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप्ड होंगे और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, कैम्बियम प्रेजेंट होगी, पिथ जैसी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगी। लीफ है तो पिथ नहीं होगी, तो इसकी जगह पर उसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होंगे, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलरी कैम्बियम प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब हम देखते हैं इसकी एफिड्रा के लीफ की स्ट्रक्चर, कि इसकी एफिड्रा की लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत कॉमन टाइप की होती है, जिसके बाहर जो है इसके हर पार्ट के ऊपर इस तरीके से एक दो इसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा तो नॉर्मली वही काम करते हैं जो एक स्टोमेटल लीफ का फंक्शन होता है। इस तरीके से ये इसके अंदर की ओर जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इन दोनों वेसिकुलर सिस्टम के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम पार्ट और फ्लोएम पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये हुआ इसका जाइलम पार्ट और ये हुआ इसका फ्लोएम पार्ट। ये और बाकी जो पहले से टिश्यू होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू जैसी स्ट्रक्चर तो कोई होती ही नहीं है इसके अंदर। ये पहले से टिश्यू इसके अंदर इस तरीके से क्या होते हैं, चारों तरफ स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी मैं क्या कह सकती हूँ कि बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अब अपन इसकी लेबलिंग कर देते हैं। सबसे पहले डायग्राम का नाम लिख देते हैं, टीएस ऑफ एफिड्रा लीफ। अब इसकी लेबलिंग करते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, इसका स्टोमेटा पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, इसका एपिडर्मिस पार्ट है। ये इसका वैस्कुलर सिस्टम पार्ट है। वैस्कुलर सिस्टम में ये पार्ट इसका फ्लोएम पार्ट है और ये पार्ट इसका जाइलम पार्ट है। बच ये टिश्यू पैलिसेड टिश्यू, ये कौन सा पार्ट होता है, पैलिसेड टिश्यू पार्ट है। क्योंकि हमें पता है कि जो एफिड्रा होता है इसके ऊपर पाई जाने वाली लीफ हमेशा ब्राउन कलर की होती है, तो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो मीजोफिल वाली सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, वो तो इसके अंदर एब्सेंट ही होती है। तो मीजोफिल वाला जो पार्ट होता है, मीजोफिल जो बंडल्स होते हैं वो तो इसमें डेवलप्ड हो ही नहीं पाते। वो सारे पार्ट किस में प्रेजेंट होते हैं, इसके स्टेम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए सबसे सिंपल टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी, एफिड्रा की लीफ पार्ट की। अब अपन बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन एफिड्रा। रिप्रोडक्शन इन एफिड्रा। एफिड्रा में रिप्रोडक्शन, सबसे सिंपल पॉइंट बताऊँ आपको कि जो एफिड्रा है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता। एक बार मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें से केवल साइकस वाला जो प्लांट होता है, साइकस के अंदर केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी किसके द्वारा, एक मेथड होती है, कौन सी, बुलबिल द्वारा। बाकी जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उन सब के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसी तो कोई संरचना होती नहीं है, इसलिए इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मैं इसमें इम्पॉर्टेंट बात करूं कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जैसे साइकास, पाइनास, उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। लेकिन एफिड्रा में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए कोण नहीं, कोण लाइक स्ट्रक्चर में क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं।
क्या बनते हैं, फ्लावर। अब यहाँ पहले एक पॉइंट और समझा दूँ, जैसे साइकस का जो प्लांट होता है उसमें मेल कोण मेल फ्लावर पे लगते हैं, कि जो मेल प्लांट होता है उसके ऊपर क्या लगते हैं, मेल कोण लगते हैं, और जो फीमेल प्लांट होता है उसके ऊपर क्या लगते हैं, फीमेल कोण लगते हैं। क्लियर। इसी के समान एफिड्रा में भी मेल प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर या मेल कोण बनते हैं और फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल कोण बनते हैं। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डायोसियस, एक लिंगाश्री, कि एक लिंग वाले पादप पे, यानी कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के ऊपर अलग अलग प्लांट के ऊपर अलग अलग टाइप के कोण यानी कि फ्लावर जो हैं वो बनते हैं। इसीलिए एफिड्रा का प्लांट क्या होता है, डायोसियस होता है, एक लिंगाश्री टाइप का होता है, अर्थात एफिड्रा के मेल प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर बनेंगे और फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर बनेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें मेल प्लांट की, पर्टिकुलर मेल प्लांट की बात कर लेते हैं हम, कि मेल प्लांट के ऊपर बनने वाले मेल कोण, ये मेल कोण किसके समान होंगे, मेल फ्लावर के समान होंगे। ये फ्लावर शब्द जहाँ आ गया, ये पर्टिकुलर इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया, जो एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में दोनों में जो वेरिएशन है, जो विभिन्नताएं हैं, उसको ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रही हूँ इस चीज़ को, कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनमें हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। लेकिन मैं जिम्नोस्पर्म की जगह बात करूँ किसकी, एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। और ये फ्लावर हमेशा कैसे होते हैं, कलरफुल फ्लावर होते हैं। बस यही एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन के लिए कोण बनते हैं, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर बनते हैं, और ये फ्लावर हमेशा कलरफुल होते हैं। अब आप स्पेसिफिक कैरेक्टर को देख के पहचान गए होंगे कि एफिड्रा जो है वो एक ऐसा प्लांट है, ऐसा पादप है जिसमें फ्लावर बन रहे हैं। तो किसकी जैसा कैरेक्टर हुआ, एंजियोस्पर्म के जैसा कैरेक्टर हुआ। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस भी है कि जो एफिड्रा में बनने वाले फ्लावर होते हैं वो कलरफुल नहीं होते, बल्कि ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि एफिड्रा में कुछ समानताएं ऐसी होती हैं जो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करती हैं, और कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती हैं जो जिम्नोस्पर्म से डिफरेंट होती है। उनमें से एक समानता ये भी है कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में किसी भी प्लांट में, जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट है प्रकृति में, उनमें से किसी में भी फ्लावर नहीं बनते, केवल और केवल किस में बनते हैं, एफिड्रा के अंदर फ्लावर बनते हैं। और ये फ्लावर कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और साथ में ही कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। अब ये जुड़े हुए कहाँ होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। ये जो स्मॉल साइज के फ्लावर होते हैं ये इसके किस पार्ट पे जुड़े हुए होते हैं, नोड पार्ट पे जुड़े हुए होते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइम यही चीज़ समझाई थी कि इस नोड पार्ट के ऊपर क्या लिखी बनी हुई होती हैं, ये ब्राउन कलर की स्केली लीफ होती हैं, इन्हीं से ब्रांच निकलती है और यहीं पे क्या निकलते हैं, फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर। ये मेल कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। यहाँ मैंने आपको ये बात समझाई है। अब आप चलोगे इस के ऊपर कि ये फ्लावर स्मॉल साइज के होते हैं, किस पे निकलते हैं, नोड पार्ट पे निकलते हैं, और नोड में भी कहाँ पर निकलते हैं, एक्सिस पार्ट पे। अब ये नोड पार्ट चाहे ब्रांच का हो चाहे मेन स्टेम का हो, सबके ऊपर क्या बनेंगे,
फ्लावर बनेंगे, और वो भी कौन से पार्ट पर, एक्सेस पार्ट के ऊपर फ्लावर बनते हैं। अब मेल प्लांट है तो बनने वाले फ्लावर क्या होंगे, मेल फ्लावर, और इसकी जगह पर अगर प्लांट है फीमेल तो उसके ऊपर कौन से फ्लावर बनेंगे, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर मेल फ्लावर की। मेल कौन, यानी कि मेल फ्लावर। अभी मैंने एक पॉइंट में समझाया, कहाँ से निकलेंगे, स्केली लीफ जो निकलती हैं उनके एक्सेस पार्ट पे। अब जो फ्लावर है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे मैंने ये बनाया एक पार्ट, एक ही से समझा रही हूँ मैं आपको, ये इसकी हुई स्केली लीफ, और इसी स्केली लीफ से ये निकली ब्रांच, और इसके इसी भाग से इस तरीके से जो है वो क्या होता है, फ्लावर का बंच होता है। ये क्या होता है, फ्लावर बंच, पुष्प का गुच्छा। तो ये फ्लावर जो होते हैं वो संख्या में 5 से 8 तक भी हो सकते हैं। कहाँ से निकलते हैं, ये जो स्केली लीफ होती है इन्हीं के पास से निकलते हैं। अब मैं यहाँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी जो इस फ्लावर को स्पेसिफिक रूप से दूसरे प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला कैरेक्टर कि हर एक फ्लावर के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एक ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहपत्र। क्या कहा जाता है, सहपत्र। हर एक फ्लावर से एक ब्रैक्ट निकलता है, तो अगर फ्लावर की संख्या सपोज करो 15 हुई तो ब्रैक्ट की संख्या भी कितनी होगी, 15 ही होगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो ब्रैक्ट होते हैं इसके सहपत्र, ये भी कैसे कलर के होते हैं, ये भी कैसे कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। अब मैं पर्टिकुलर एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ कि इसके जो फ्लावर होते हैं, नॉर्मली जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा कलरफुल होते हैं, और उस कलरफुल फ्लावर के नीचे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स और कोरोला। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात तो यही है कि इसके जो फ्लावर होते हैं उसके नीचे अविभेदित प्रकार का ग्रीन कलर का क्या पाया जाता है, पेरिएंथ पाया जाता है। तो फ्लावर जो है उसका मेन पार्ट क्या क्या हो जाता है, ये इसका स्टाल्क पार्ट, ये इसका एंथर पार्ट, और ये इसका पेरिएंथ पार्ट। तो ये जो पेरिएंथ पार्ट है ये हमेशा कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। तो ये कहा जाता है कि जो मेल फ्लावर होता है इसके 3 पार्ट होते हैं स्पेसिफिक रूप से, कौन कौन से, एंथर, स्टाल्क और पेरिएंथ। तो ये पेरिएंथ किसके समान काम करता है, ये मैं आपको आगे की स्लाइड पे समझाती हूँ। कि जैसे नॉर्मली जो फ्लावर होते हैं इस तरीके से बने हुए होते हैं, इनके पास से इस तरीके से कैलिक्स और कोरोला निकले हुए होते हैं। तो ये वाले भाग जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कैलिक्स, ये भाग कौन से होते हैं, कोरोला, और ये भाग कौन से होते हैं, स्टेमन। तो जब कैलिक्स और कोरोला जो कलरफुल और हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं, इनका जब विभेदन नहीं हो पाता है इन दोनों का, तो इसकी जगह पर क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर ली जाती है, पेरिएंथ। यही बात मैंने वहाँ समझाई है कि जो हरे रंग का पार्ट होता है जिससे स्टेमन्स यानी कि एंथर और स्टाल्क जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है, पेरिएंथ कहलाता है।
तो ये पेरियंथ कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। इससे दो पार्ट जुड़े हुए होते हैं, एक होता है स्टाल्क पार्ट और एक होता है एंथर पार्ट। यहाँ एक वैज्ञानिक था महेश्वरी, महेश्वरी ने क्या कहा था कि कुछ प्लांट्स एफिड्रा कैसे होते हैं, जैसे एफिड्रा इंटरमीडिया क्या है, एक स्पीसीज है एफिड्रा इंटरमीडिया, कि ये एफिड्रा इंटरमीडिया एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें ये जो स्टाल्क पार्ट है ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। जब सिंपल सी बात है स्टाल्क पार्ट एब्सेंट हो गया तो इसका मतलब एंथर पार्ट डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, पेरियंथ से जुड़ जाएगा, तो फ्लावर की साइज क्या हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी। तो इंटरमीडिया में महेश्वरी ने 1945 में ये बात कही थी कि स्टाल्क क्या होता है, एब्सेंट होता है, स्टाल्क पार्ट एब्सेंट होता है। अब चलते हैं हम अपने आगे इसी के अंदर कि जो स्टाल्क के ऊपर वाला जो पार्ट है जो एक पेरियंथ के रूप में नीचे था और ऊपर की ओर एंथर था। इस एंथर के अंदर, इसी एंथर में किसका डेवलपमेंट होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया। इसी एंथर में माइक्रोस्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर किस में बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप होती है, एंथर में। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये इस डायग्राम को मैं इरेज कर देती हूँ, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो क्या होगी, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। किसका डेवलपमेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है। तो ध्यान रखना, हमेशा एक याद रखने वाला पॉइंट है, किसी का भी डेवलपमेंट हो, चाहे माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो, चाहे मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो, चाहे आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो, चाहे एंथिडिया का डेवलपमेंट हो, किसी का भी डेवलपमेंट हो, हमेशा डेवलपमेंट शुरू होता है उसी के नाम से, इनिशियल सेल से। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, तो जो फर्स्ट सेल इसके स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में भाग लेगी वो कौन सी होगी, माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल। कौन सी होगी, माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल, माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल। अब याद हमें केवल ये रखना है कि इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का है या लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का है, सेल तो भाग यही लेगी। लेकिन यदि यूस्पोरेंजिएट टाइप का है तो जो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल इसमें भाग लिए हैं, इन सेल्स का क्या प्रेजेंट होगा, पूरा ग्रुप प्रेजेंट होगा। और यदि इसकी जगह पर लेप्टोस्पोरेंजिएट सेल भाग ले रही है तब ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा, सिंगल सेल प्रेजेंट होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल भाग लिए हैं इनका डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, यूस्पोरेंजिएट। किस टाइप का होता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। अर्थात जो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल भाग ली हैं ये किस में प्रेजेंट होंगी, ग्रुप में प्रेजेंट होंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह भाग लेगा। अब याद रखने की दूसरी ट्रिक, चाहे डिवीजन में एक सेल भाग ले और चाहे डिवीजन में ग्रुप भाग ले, लेकिन पहली बार जो डिवीजन होता है वो हमेशा कौन सा होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल है ये सबसे पहले कौन सा डिवीजन करेगी, पेरिक्लिनल डिवीजन। और जैसे ही ये पेरिक्लिनल डिवीजन करती है तो इससे दो सेल बनेगी, एक बनेगी ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर और दूसरी सेल बनेगी नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर। तो जो बाहर की ओर सेल बनती है
उसका नाम तो क्या बन जाता है, क्योंकि वो कवर बनाने का काम करेगी तो उसका नाम होता है जैकेट सेल, बाहर से ढकने का काम करेगी। और जो अंदर की ओर इसी से सेल बनती है, किससे बनी, माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल से, और फर्स्ट टाइम बनी है इसलिए उनका नाम क्या हो जाता है, प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल, प्राइमरी माइक्रो स्पोरेंजियल सेल। अब मैं यहाँ अगर प्राइमरी के साथ में माइक्रो शब्द नहीं जोड़ूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ कौन सी सेल है, माइक्रो ही सेल है। तो यहाँ हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल भी लिख सकते हैं, प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम लिख दिया माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट चल रहा है तो सारी सेल माइक्रोस्पोरेंजिया की होगी। अगर यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता तो पूरी सेल मेगास्पोरेंजिया की चलती। ये हुआ प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल। अब जो ऊपर की ओर बनी हुई है जैकेट सेल, इसको मैं नीचे ले आती हूँ दूसरे कलर से, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाएगा। ये जो जैकेट सेल है ये बार बार अपना डिवीजन करेगी, कौन सा, पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन करती है और क्या बना देती है, इस जैकेट की जगह पर जैकेट वॉल बना देती है। इस जैकेट की जगह पर क्या बना देगी, जैकेट की वॉल। यहाँ थी जैकेट सेल, एक सेल थी, उसने बार बार अपना पेरिक्लिनल डिवीजन किया, अपना एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन किया। तो जब बार बार वो पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी तो सेल की जो वॉल है उनकी लेयर बन जाएंगी, और जब ये एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन करेंगी तो बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। तो पूरी क्या बन जाएगी, अब जैकेट की वॉल बन जाएगी। अब इस वॉल को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, सबसे आउटर, फिर मिडिल और फिर सबसे अंदर की ओर टैपिटम। तो एक बार मैं इसको यहीं तक रहने देती हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ इस पार्ट को, जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तब समझाऊंगी इसको। ये है प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल। ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बनाती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल। प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल के पैरेलल उधर क्या चल रहा था, जैकेट की वॉल चल रही थी, ठीक है। जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल है ये अपना बार बार क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं, अपना डिवीजन कौन सा, पेरिक्लिनल भी करेंगी और एंटी पेरिक्लिनल भी करेंगी, और क्या बना देंगी, माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। यहाँ था प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल, अब बन गई माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। अब जितनी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बनती है ये सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, और क्या बना देती हैं, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बना देती हैं, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू। जब टिश्यू बन जाते हैं इसके बाद में इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन, सारे डिवीजन बंद हो जाते हैं, और जितने माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोर मदर सेल में। यानी याद रखने वाला पॉइंट ये है कि जो पेरिक्लिनल डिवीजन है और जो एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन है वो सारे डिवीजन प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, जितने प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल थी वो सारी स्पोरोजीनस टिश्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जितनी ये स्पोरोजीनस सेल हैं वो सारी स्पोरोजीनस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जितने टिश्यू होंगे वो उतने ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी का शॉर्ट में नाम क्या होता है, एसएमसी सेल। अब याद ये रखना, जब ये सेल बन जाती हैं इसके बाद एक बार ये कौन सा डिवीजन करते हैं, रिडक्शन डिवीजन करते हैं, अपना
रिडक्शन डिवीजन करते हैं। और हर एक एसएमसी सेल से, मैं यहाँ नंबर डाल देती हूँ, हर एक एसएमसी सेल से क्या बनते हैं, 4 हैप्लोइड टेट्राड। क्या बनते हैं, 4 हैप्लोइड टेट्राड। क्या बन जाते हैं, 4 हैप्लोइड टेट्राड। ये टेट्राड जैसे ही सेपरेट हो जाते हैं तो उनसे किसका निर्माण हो जाता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर। अब चलते हैं हम उधर की तरफ। जो इसकी जैकेट की वॉल होती है, ये क्या बना देती है, बार बार विभाजन करके सबसे बाहर की ओर तो किसका निर्माण कर देती है, आउटर वॉल का निर्माण। आउटर वॉल के अंदर की ओर 2 नंबर पर क्या बना देती है, मिडिल वॉल। और मिडिल वॉल के अंदर की ओर क्या बन जाती है, टैपिटम। क्या बन जाती है, टैपिटम। तो इस तरीके से एक बन जाती है आउटर वॉल, एक बन जाती है मिडिल वॉल, और सबसे अंदर की ओर क्या बन जाती है, टैपिटम बन जाती है। अब मैं यहाँ जो एक सबसे बड़ा वेरिएशन है वो मैं आपको समझा दूँ। अगर ये डेवलपमेंट यूस्पोरिंजिट टाइप का ना हो करके लेप्टोस्पोरिंजिट टाइप का होता, और उस लेप्टोस्पोरिंजिट टाइप के डेवलपमेंट में कौन भाग लेती, इस ग्रुप ऑफ सेल्स की जगह पर कौन भाग लेती, एक सेल भाग लेती। जब एक सेल भाग लेती है तो जो ये जैकेट की वॉल है, ये केवल जैकेट की वॉल ही बनाती, टैपिटम का निर्माण नहीं करती। ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब टैपिटम बनेगा कहाँ से, ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब तक टैपिटम का निर्माण नहीं होगा तब तक माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान कौन करेगा। तो क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जब अपना डिवीजन करती हैं, रिडक्शन डिवीजन, और जो हैप्लोइड प्रकार के टेट्रास्पोर बनाती हैं, इनकी माइक्रोस्पोर बनाती हैं, ये सारे स्पोर अपने आप को परिधि से होते हुए और केंद्र तक, यानी कि परिधि से केंद्र की ओर सेंट्रीपीटल सीक्वेंस में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जब ये अपने आप को अरेंज करते हैं तो परिधि की तरफ जो न्यूक्लियस थे वो सारे क्या कर लेते हैं, आकार में छोटे हो जाते हैं, अपना पोषण त्याग देते हैं, यानी कि खुद की क्या हो जाती है, डेथ, खुद की क्या हो जाती है, मृत्यु। और जैसे उनकी डेथ हो जाती है तो वो किसकी जैसे काम करते हैं, टैपिटम की वॉल की जैसे काम करते हैं। यहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट ये भी है कि यूस्पोरिंजिट टाइप के डेवलपमेंट में टैपिटम का निर्माण जैकेट की इनर वॉल द्वारा होता है, लेकिन लेप्टोस्पोरिंजिट में स्पोर मदर सेल के रिडक्शन डिवीजन के पश्चात बने हुए टेट्राड स्पोर जो बनते हैं उनमें से सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसके द्वारा होता है। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं हम आगे इस माइक्रोस्पोर के बारे में कि ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, अपना जर्मिनेशन करेगा। सबसे पहले मैं इसकी शेप और साइज के बारे में बता दूं कि ये जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर, इसकी शेप ये मानी जाती है कि ओवल शेप या फिर ये एलिप्टिकल शेप होती है, दीर्घवृत्ताकार। या तो ये ओवल शेप के होते हैं या फिर ये एलिप्टिकल शेप के होते हैं। एक बात। दूसरा पॉइंट कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, इसके बारे में माहेश्वरी ने 1935 में क्या कहा था कि ये जो माइक्रोस्पोर होता है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 14 होते हैं। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, 14 होती है इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि ये बात किसने सुझाव दिया था, ये सजेशन माहेश्वरी ने 1935 में दिया था कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। अब अपन बात करते हैं पर्टिकुलर इस क्रोमोसोम्स के बारे में।
कि जो ये क्रोमोसोम्स होता है, सॉरी जो माइक्रोस्पोर होता है, ये अपना जर्मिनेशन करके और क्या बनाता है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी, जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर अपना जर्मिनेशन करता है तो मेल गेमेटोफाइट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और बता दूँ, जैसे ही माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है तो जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, जो डिप्लॉयड अवस्था होती है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और कौन सी पीढ़ी शुरू हो जाती है, गैमेटोफाइटिक पीढ़ी शुरू हो जाती है। तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना जर्मिनेशन करेगा। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जब माइक्रोस्पोर अपना जर्मिनेशन करेगा तो किसका डेवलपमेंट होगा, मेल गेमेटोफाइट का, क्योंकि माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट बनाता है। माइक्रोस्पोर की जगह मैं मेगास्पोर लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट। जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कि ये माइक्रोस्पोर जैसे ही अपना डेवलपमेंट करेगा तो ये मेल गैमेटोफाइट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब अपन इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि किस प्रकार से ये माइक्रोस्पोर अपना जर्मिनेशन करता है और इसकी जो सिंगल सेल होती है वो किस प्रकार से अपना विभाजन करती है और विभाजन करके और किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट करती है। सबसे पहले मैं इस माइक्रोस्पोर के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल से बात समझा देती हूँ कि ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये ओवल शेप होते हैं या फिर एलिप्टिकल शेप्स में ये होते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 14 होती है, लेकिन इनके क्रोमोसोम्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि इनके क्रोमोसोम के चारों ओर 2 वॉल पाई जाती है। एक वॉल होती है एक्साइन और एक वॉल होती है इंटाइन, जो लगभग सारे एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। लेकिन रटने वाली बात ये नहीं है कि इसमें कौन सी वॉल पाई जाती है, याद रखने वाली और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पूछा ये जाता है कि एक्साइन वॉल किसकी बनी हुई होती है, इंटाइन वॉल किसकी बनी हुई होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। तो जो माइक्रोस्पोर है इसके चारों तरफ इस तरीके से 2 वॉल होती है। तो ये जो सबसे बाहर की ओर है इसका नाम होता है एक्साइन और जो ये अंदर की ओर होती है इसका नाम होता है इंटाइन। तो जो एक्साइन वॉल है, याद रखने वाला पॉइंट ये है कि किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी हुई होती है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। और जो इंटाइन वॉल होती है ये किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। कि जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। कई लोग कहते हैं कि उनको पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, वो एलर्जी किसकी वजह से होती है, इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से होती है। नेक्स्ट आता है सेलुलोज, किसकी बनी हुई होती है, इंटाइन वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब दोनों में मैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और समझा देती हूँ, फिर समझाऊंगी आपको इनका जर्मिनेशन कैसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाती हूँ कि जो एक्साइन वॉल है जो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन की तो बनी हुई है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और होता है कि ये प्रतिरोधी भी होती है, रेसिस्टेंट भी होती है। किस किस के प्रति, ये 2 पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है इसका ऑटोफ्लोरोसेंट, एक तो ये ऑटोफ्लोरोसेंट के प्रति और एक एसिटोलाइसिस, किसके प्रति, एसिटोलाइसिस। इन दोनों के प्रति क्या होती है, रेसिस्टेंट भी होती है।
प्रतिरोधी भी होती है। इन दोनों के प्रति क्या होती हैं ये? प्रतिरोधी। इन दोनों के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण एक कैरेक्टर पाया गया, क्या कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में एफिड्रा के जो पोलन ग्रेन थे वो फॉसिल्स के रूप में बहुत पुराने टाइम के बाद में भी क्या मिले? प्राप्त किए गए। जबकि ये माना जाता है कि पोलन ग्रेन इतने सॉफ्ट होते हैं जो फॉसिल्स के रूप में नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके पोलन ग्रेन फॉसिल्स के रूप में पाए गए। क्यों? ये आप बता सकते हो। क्योंकि ये क्या होती हैं? प्रतिरोधी क्षमता वाली। किसके प्रति? ऑटोफ्लोरोसेंट के प्रति और साथ में एसिटोलाइसिस के प्रति। इसलिए क्या नहीं हुआ? इनका लाइसिस नहीं हुआ, इनका विघटन नहीं हुआ और ये कई वर्षों तक पाए गए। तो दो काल थे इनके लिए, एक तो था क्रस्टेशियन काल, एक काल था क्रस्टेशियन काल और एक काल था टर्शियरी काल। ये दोनों काल ऐसे थे जिसके अंदर क्या पाए गए? एफिड्रा के पोलन ग्रेन। इन दोनों काल के अंदर एफिड्रा के पोलन ग्रेन को जो है एक फॉसिल्स के रूप में, एक अवशेष के रूप में पाया गया था। क्लियर? अब चलते हैं अपन पर्टिकुलर इसके ऊपर कि एक्साइन वॉल जो होती है इसकी, उसके अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होती है? इंटाइन वॉल होती है। इंटाइन वॉल जैसी नमी को अवशोषित करती है तो फूल करके क्या हो जाती है? आकार को बढ़ा कर लेती है और क्या बनाना शुरू कर देती है? पोलन ट्यूब। तो जैसे ही ये पोलन ट्यूब इंटाइन वॉल की बनती है और स्पोरोपोलेनिन उस नमी को अवशोषित करके फट जाती है, तो इंटाइन जो वॉल होती है वो किसका निर्माण करती है? सेलुलोज की बनी होने से नमी को अवशोषित करती है और फूल जाती है और पोलन ट्यूब बना लेती है। जैसे एक पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब बनाता है तो वो क्या हो गया? उसका पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, यानी कि माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन। यहाँ दो पॉइंट आते हैं। जब ये माइक्रोस्पोर अपना जर्मिनेशन करता है तो इसके माइक्रोस्पोर में दो चेंजेज होते हैं। क्या? एक तो होता है प्री पॉलिनेशन चेंजेज और एक होता है पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेज। एक चेंजेज होता है प्री पॉलिनेशन चेंज और एक होता है पोस्ट पॉलिनेशन चेंज। ये दोनों चेंजेज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि प्री पॉलिनेशन चेंजेज जो होते हैं वो इसके अंदर किस में होते हैं? 5 सेल स्टेज में होते हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कितने सेल स्टेज में होता है? 5 सेल स्टेज में। चलें आगे। इसके साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो मैं आपको समझा दूं कि अगर मैं इसकी जगह बात करती हूँ साइकस, तो साइकस में ये होता है 3 सेल स्टेज में, और साइकस की जगह मैं बात करूँ पाइनस की तो पाइनस में होता है ये 4 सेल स्टेज में, और पाइनस की जगह मैं बात करूँ किसकी? एफिड्रा की, तो इसमें कितने सेल पे होता है? ये 5 सेल स्टेज में। आप 3 मेंबर 3 बार में पढ़ोगे। मैंने आपको यहाँ एक साथ बता दिया साइकस, पाइनस, एफिड्रा 3, 4 और 5। अब इस तरीके से ये 5 सेल स्टेज कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में अब अपन नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल से बात करते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है ये क्या करता है? अपना फर्स्ट डिवीजन करता है, और जैसे ही फर्स्ट डिवीजन करता है तो इससे 2 सेल बनती हैं। एक सेल होती है प्रोथीलियल सेल। कौन सी सेल होती है? प्रोथीलियल सेल। ये सेल कैसी होती है? आकार में छोटी। इस प्रोथीलियल सेल के साथ एक सेल और बनती है जिसका नाम होता है सेंट्रल सेल।
ये सेंट्रल सेल आकार में कैसी होती है, बड़ी। तो ये सेल डिवीजन नहीं करती है, यानी कि क्या रहती है, अविभाजित। क्या रहती है, अविभाजित। और जो सेंट्रल सेल है ये अपना विभाजन करती है और दो सेल बनाती है। एक तो बनाती है सेकंड प्रोथीलियल सेल, और सेकंड प्रोथीलियल के साथ साथ एक सेल बनाती है ये एंथ्रीडियल सेल। अब जो प्रोथीलियल सेकंड सेल है ये भी क्या होती है, साइज में छोटी, और साथ में क्या रहती है, अविभाजित। लेकिन जो एंथ्रीडियल सेल है वो आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, और वापस क्या करती है, अपना विभाजन करती है और क्या बना देती है, एक बनाती है ट्यूब सेल और एक क्या बनाती है, जनरेटिव सेल। अब ये ट्यूब सेल तो क्या रहेगी, अविभाजित। अब मैं अगले वाले पे समझा रही हूँ आपको। और जो जनरेटिव सेल होती है, ये जनरेटिव सेल ये क्या करती है, वापस विभाजन करती है और दो सेल बनाती है। एक सेल होती है स्टाल्क सेल और एक सेल होती है बॉडी सेल। स्टाल्क सेल अविभाजित होगी, अविभाजित। अब आप काउंट करो इसमें कितनी सेल हुई, एक सेल हुई प्रोथीलियल फर्स्ट जिसने विभाजन नहीं किया, सेंट्रल ने विभाजन किया, प्रोथीलियल सेकंड बनाई तो प्रोथीलियल सेकंड भी क्या रही, अविभाजित। तीसरी क्या हुई, ट्यूब सेल जो आगे विभाजन नहीं कर रही है, और इसके बाद में ये हुई फोर्थ नंबर की सेल जो आगे विभाजन नहीं कर रही है, स्टाल्क सेल, और ये हुई फिफ्थ नंबर की सेल, बॉडी सेल। ये 5 सेल यानी कि प्रोथीलियल फर्स्ट, प्रोथीलियल सेकंड, स्टाल्क सेल, बॉडी सेल और ट्यूब सेल, ये 5 सेल ऐसी है जिसमें कौन सी क्रिया कंप्लीट होती है, प्री पॉलिनेशन। इस स्टेज में क्या कंप्लीट हो जाता है, प्री पॉलिनेशन चेंजेज। इसके बाद आता है पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेज जो केवल किस पे डिपेंड होंगे, बॉडी सेल्स पे। तो आज बच्चों अपन केवल प्री पॉलिनेशन चेंजेज के बारे में बात की है। अपन ने माइक्रोस्पोर का किस प्रकार से जर्मिनेशन होता है उसके बारे में बात की है, किस प्रकार से माइक्रोस्पोर से किस प्रकार मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। साथ में हमने देखा आज की एफिड्रा की जो लीफ है उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से सिंपल होती है और वो स्केली कलर की होती है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं बनाती है। तो आज की वीडियो के लिए अपनी इतनी क्लास है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्री पॉलिनेशन के बाद में पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, और लास्ट में उसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस में बाद में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स।